हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर्स जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते चले जाएं, तो जो हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा उसी को हम लोग पॉलीमर्स कहेंगे। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आपस में जुड़ने से पॉलीमर बनता है, उनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। यानी जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ने लगेंगे तब जाकर हम लोगों को पॉलीमर्स बनेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें पॉलीमर्स, तो हम लोग कहेंगे कि पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से ये बनता है। और इसीलिए हम लोग पॉलीमर्स को मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहेंगे, विच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो अगर मोनोमर्स बार बार आपस में जुड़ना शुरू करे, यानी यही हमारा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, यानी ये यूनिट बार बार अपने आप को अगर रिपीट करता चला जाए, ठीक है, तो हम लोगों को जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग पॉलीमर्स कहेंगे। यानी पॉलीमर्स जो है वो मोनोमर्स से बनता है। और वो कब बनता है? जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते चले जाए, यानी वो अपने आप को रिपीट करते चले जाए जिससे एक बहुत बड़ा चेन बने, तो उसी को हम लोग पॉलीमर्स कहेंगे। द सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम विच पॉलीमर्स आर मेड आर कॉल्ड मोनोमर्स। और वो जो सिंपल मॉलिक्यूल जिससे पॉलीमर बनता है उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। The process of formation of polymers from their respective monomers is called polymerization। और इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। यानी जब मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बनाए तो उसी प्रोसेस को हम लोग, है ना, पॉलीमेराइजेशन कहेंगे। हम लोगों को इस चैप्टर में दो ढंग का पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस देखना है। एक एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि मोनोमर्स आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, जबकि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेगा तो उसमें से कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो या अमोनिया हो, ये हम लोगों का बाहर निकलेगा। तो हम लोगों को मेनली दो टाइप का पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस पढ़ना है, एक एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। तो यहां पर जो हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एडिशन पॉलीमर्स का और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो इथीन, जिसका हम लोग फॉर्मूला होता है C2H4, तो अगर हमारे पास इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको हम लोग यहां पर N से दिखा रहे हैं। और यही जब आपस में जुड़ेंगे यानी पॉलीमेराइजेशन जब करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी अब इसके पास भी एक वैलेंसी खाली हो गया और इसके पास भी एक वैलेंसी खाली हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हम लोगों का सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो अब ये इसका एक वैलेंसी खाली है, इसका एक वैलेंसी खाली है, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एक एक वैलेंसी खाली, और ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है, CH2CH2, क्योंकि यही बार बार रिपीट करेगा तब हम लोगों का पॉलीमर बनेगा। और उस पॉलीमर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे और यहां पर CH2CH2 और दिखाएंगे कि ये n टाइम्स है, यानी ये बार बार ये स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीथीन पॉलीमर बन जाएगा। तो ये हमारा पॉलीमर हो गया और ये हमारा उसका मोनोमर हो गया, इथीन। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर्स का। ठीक है, क्योंकि इसमें मोनोमर्स जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर हम लोग सेकेंड एक पॉलीमर देखें जो होता है हम लोगों का नाइलॉन 6,6, जो बना होता है ना, दो मोनोमर से। एक हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन। तो हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 ग्रुप 6 बार है, डाइएमाइन का मतलब NH2NH2 हुआ। इसका भी हम लोग N मॉलिक्यूल्स लिए। और एडिपिक एसिड, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें टोटल हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। तो ये CH2 है ना, हमारा पास 4 यूनिट में रहेगा, फिर यहाँ COH और यहाँ पर COH। तो ये हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसमें कार्बोक्सिल है ना एसिड के 2 ग्रुप हैं, और इसमें यहाँ पर डाई एमाइन है, यानी इसमें हम लोग एमाइन के 2 ग्रुप हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन रिएक्ट करता है तो एमाइड बनता है,
जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH है ना, और एमाइन में से जो H है वो हटता है और वाटर बाहर निकलता है। तो उसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां से NH2 में से H हटाएंगे और यहां पर COOH में से OH हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा NHC डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो यहीं पर हम लोग को दिख रहा है ये बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O, और फिर ये C डबल बॉन्ड O CH2 के साथ जुड़ा रहेगा 4 यूनिट में, ठीक है, और फिर ये यहां पर C डबल बॉन्ड O, और फिर C डबल बॉन्ड O यहां पर किसी दूसरे है ना NH से जुड़ा रहेगा। तो हम लोगों का स्टार्ट भी कहां से करना है, NH से, और एंड करना है हम लोगों को C डबल बॉन्ड O से, ताकि फिर जब हम अगला यूनिट लिखेंगे तो फिर NH से स्टार्ट होगा तो ये यहां पर NH जुड़ा हुआ रहेगा। तो नायलॉन जो हम लोगों का 6,6 जो पॉलीमर है वो 2 मोनोमर से बना होता है। एक हम लोगों का हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन और दूसरा होता है एडिपिक एसिड, ठीक है। और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो हम लोगों का यहां से वाटर निकलता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसीलिए इस पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहेंगे। तो हम लोगों के पास जो पॉलीमर्स हुए वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक एडिशन पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ रहा है, दूसरा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिसमें जब 2 मोनोमर जुड़ रहा है तो हम लोगों का स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो वहां से बाहर निकल रहा है। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े हैं ऑर्गेनिक में कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन को जोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा और एमाइन में से H हटेगा तो वाटर हट जाएगा तो एमाइड बनेगा। और उसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल के साथ जोड़े तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H हटता है तो एस्टर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का 2 जो है वो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएगा, एक पॉलीएस्टर और उसी तरह दूसरा जो है वो पॉलीएमाइड्स, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वो जो सिंपल मॉलिक्यूल से बनता है उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉलीमर्स को किस ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसका बहुत सारा बेसिस होता है, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट पढ़ें तो वो होगा हम लोगों का सोर्स के आधार पर, यानी वो पॉलीमर्स हम लोगों को कहां से मिला है, वो नेचर हमको दिया है या फिर वो मैन मेड पॉलीमर्स है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो जो पहला हम लोगों का होगा वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स हो गया, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो हम लोगों को मिलता है प्लांट से या फिर एनिमल से। जैसे अगर हम लोग प्रोटीन्स बोले, स्टार्च, सेल्यूलोज, तो ये सब एग्जाम्पल है, या रबर, ये सब एग्जाम्पल है हम लोगों का नेचुरल पॉलीमर्स का, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो हम लोगों का होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब हुआ कि कोई पॉलीमर्स हम लोगों को नेचर से मिला है और उसमें हम लोग कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस किए हैं, यानी कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। यानी पहले से एक पॉलीमर था जो हम लोगों को नेचर दिया है और उसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर कर एक नया हम लोग पॉलीमर बना दिए, तो उसी को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे सेल्यूलोज जो है पॉलीमर, ये नेचुरल पॉलीमर है, और अगर हम लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें तो हम लोग सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट बना सकते हैं। तो जो सेल्यूलोज एसीटेट हुआ या सेल्यूलोज जो नाइट्रेट हुआ वो हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट देखें नेचुरल पॉलीमर्स, तो दिस पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि प्रोटीन्स हम लोग देखें, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबर, तो ये सब हम लोगों का जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स हो गया। जबकि अगर हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोले तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मोस्टली डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर से ही बनेगा बाय केमिकल मॉडिफिकेशंस। बस इसमें हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस कराएंगे जिससे हम लोगों को एक नया पॉलीमर बन जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले सेल्यूलोज एसीटेट या फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट, तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का हो जाएगा। एक थर्ड वेराइटी भी है पॉलीमर्स का सोर्स के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स हैं जो मैन मेड पॉलीमर्स है ना, जिन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने जिनको बनाया है, ठीक है। तो अगर हम लोग थर्ड देखें सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो हम लोग कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ह्यूमन मेड पॉलीमर्स, और ये हम लोगों को ऑफन डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल, यानी पेट्रोलियम ऑयल से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है
वो मोनोमर का काम किया और उसी को हम लोग जब बार बार जोड़ेंगे तो हम लोगों का पॉलीमर्स बन जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो पॉलीथीन, नायलॉन या पॉलिएस्टर, ये सब एग्जांपल है हम लोगों का, है ना, सिंथेटिक पॉलीमर्स का। यानी सोर्स के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलीमर्स है वो तीन प्रकार के हो गए। एक हो गया नेचुरल पॉलीमर्स जो हम लोगों को नेचर से मिला है, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी जो पॉलीमर्स नेचर दिया है पर हम लोग ने उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस किया है, यानी पॉलीमर्स हम लोग नया नहीं बना रहे हैं, पहले से है उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। और तीसरा हो गया हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि मैन मेड पॉलीमर्स है। अब हम लोग पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग पॉलीमर्स को तीन भाग में बांटते हैं, एक लीनियर चेन पॉलीमर्स, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर्स और तीसरा होता है हमारा क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें लीनियर पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स, जैसे कि हमारा हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी जो लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं उसमें मोनोमर्स जो है वो आपस में जुड़कर एक लीनियर चेन बनाते हैं, इनमें कोई भी साइड ब्रांचिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है लीनियर पॉलीमर्स यानी इसमें मोनोमर्स जो जुड़कर हम लोगों को लॉन्ग और स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जैसे कि हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। जबकि अगर हम लोग दूसरे पॉलीमर को देखें जिसको हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहेंगे, तो इसमें हम लोग को कुछ ब्रांचेस भी मिलेगा, जैसे ये हम लोगों का लीनियर चेन पॉलीमर्स हो गया। जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारा लीनियर चेन पॉलीमर्स तो है पर साथ में कुछ ब्रांचेस में यानी कुछ और भी मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रांच हम लोगों का बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर्स को कहें कि दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी दो प्रकार का हो जाता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो हमारा लीनियर पॉलीमर्स है, ठीक है, उसमें सारे मोनोमर्स जो है वो एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन बनाते हैं। जबकि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है हम लोगों का वो ब्रांच चेन पॉलीमर्स है, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉलीमर्स होता है वो होता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स मेनली, है ना, वैसे मोनोमर्स बनाते हैं जिनमें, है ना, दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर मेरे मोनोमर्स में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप अगर एक तरफ का चेन बना रहे तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप दूसरे तरफ से चेन बना सकता है, और भी फंक्शनल ग्रुप है तो एक और चेन बन सकता है। तो इसमें बहुत सारे चेन बनना शुरू हो जाते हैं और इसलिए हम लोग इसको क्रॉस लिंक्ड या फिर हम लोग, है ना, नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स, मतलब ऐसे मोनोमर्स जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर चेन्स हैं, लेकिन ये चेन्स आपस में भी हम लोगों का जुड़कर एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर या नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी ये इसमें ब्रांचेज और भी ज्यादा हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर्स में कोई ब्रांच नहीं मिलेगा जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और अगर हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर्स में बोलेंगे तो उसमें कुछ ब्रांचेज मिलेगा जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन। और अगर हम लोग क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स देखेंगे तो ये हाईली ब्रांच्ड हम लोगों के पॉलीमर्स होंगे, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं बेकेलाइट या मेलामाइन, ये सब जो है वो हम लोगों का ये क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में आएगा। तो लीनियर चेन पॉलीमर्स को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस या फिर अगर हम लोग कहें पहले ब्रांच चेन पॉलीमर्स को तो इसको हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ब्रांचेस दिखाते हैं हम लोग, और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हुआ स्ट्रक्चर के आधार पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स का, जो होगा हमारा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर, यानी जो पॉलीमराइजेशन है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, वो एडिशन से हो रहा है या फिर कंडेंसेशन से हो रहा है। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर हम लोग पॉलीमर्स को दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हमारा एडिशन पॉलीमर्स होता है और दूसरा होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स।
एडिशन पॉलीमर्स में जो हमारे मोनोमर्स होते हैं उनमें मेनली डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसके जो मोनोमर्स जो है वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो इनमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं निकलता। इसमें हर मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हुए है ना चला जाता है, और एक हम लोगों को चेन मिलता है ना, यानी एक पॉलीमर मिलता है हम लोगों को। तो अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन देखें तो पहला होगा हम लोगों का एडिशन पॉलीमर्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी एडिशन पॉलीमर्स नॉर्मली तब बनता है जब हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं, पॉलीथीन, जिसका जो मोनोमर होता है वो इथीन होता है। तो जब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिपीटेड जुड़ते हैं तब जाकर हम लोगों को पॉलीथीन मिलता है। अब जो ये एडिशन पॉलीमर्स जो है ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स का मतलब है जो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं वो सब एक ही प्रकार के हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स का मतलब है कि जो मोनोमर्स जुड़ रहे हैं वो एक से ज्यादा टाइप के हैं, तो मेनली हम लोग कहेंगे कि दो टाइप के हो गए। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें है ना एडिशन पॉलीमर्स, तो ये दो प्रकार का हो गया हम लोगों का। एक हो गया होमोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स में हम लोग बोलेंगे कि द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी ऐसे पॉलीमर्स जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बने हैं फ्रॉम सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज, यानी इसमें सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर्स होंगे, तो आर नोन एज होमोपॉलीमर्स। तो उनको हम लोग होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो है वो एक ही प्रकार के मोनोमर से बना है और ये रिपीटेड एडिशन से बना है, यानी ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रहा है। तो अगर हम लोग इथीन का n मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े तो हम लोग पॉलीथीन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कि यहां से CH2 और ये डबल बॉन्ड बीच से टूट गया। ठीक है, और ऐसा ऐसा n यूनिट्स जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। सेकेंड, अगर हम लोग एडिशन है ना पॉलीमर्स के बारे में पढ़े तो वो होगा हमारा कोपॉलीमर्स। ठीक है, द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कोपॉलीमर्स भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर्स। तो जो कोपॉलीमर्स होंगे वो एडिशन पॉलीमर्स है, पर उनमें जो मोनोमर्स है वो दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं। और इसके जैसे एग्जांपल होंगे बुना एस या बुना एन। बुना एस का मतलब ब्यूटाडाइन स्टाइरिन है ना कोपॉलीमर हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखें कोपॉलीमर्स का, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 जो कार्बन का पैरेंट चेन है, 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 3 के बाद डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टाइरिन क्या है, तो ये फेनाइल रिंग है C6H5 और उसके ऊपर में विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर फेनाइल के ऊपर में विनाइल ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टाइरिन बोलते हैं। तो ये हम लोगों का स्टाइरिन हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें 1,3 ब्यूटाडाइन में, तो हम लोग जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड जब भी हम लोग पॉलीमर बनाएंगे तो टूटेगा। तो अगर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा। फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा। अब ये दो एडजेसेंट एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये बीच में डबल बॉन्ड बना देगा और इसका एक वैलेंसी खाली रहेगा और इसका एक वैलेंसी खाली रहेगा, यानी जो दोनों कॉर्नर कार्बन है उसका एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हमारा बीच में आ जाएगा। इसीलिए जब हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का अगर हम पॉलीमर बना रहे हैं तो यहाँ पर CH2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर CH हो जाएगा, बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड CH CH2, और जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहां से PH एक नीचे लटका हुआ रहेगा, यहां पर एक हम लोगों के पास वैलेंसी रहेगा और एक वैलेंसी यहां पे रहेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। तो ये जुड़ा हुआ है फिर CH और C6H5 से, और फिर यहां पर CH2 का एक वैलेंसी हम लोगों का खाली है। तो इस कोपॉलीमर को हम लोग बोलते हैं बुना एस, यानी ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर जो पॉलीमर्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और एडिशन पॉलीमर्स भी दो प्रकार के हो गए,
एक हमारा हो गया होमोपॉलीमर्स, जो एक ही प्रकार के मोनोमर्स के बार बार जुड़ने से बनता है, और दूसरा हो जाता है हमारा कोपॉलीमर्स, जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और वो दोनों आपस में ऐड होगा। अगर हम लोगों के पास 1,3-ब्यूटाडाइन होगा तो जो डबल बॉन्ड है जब पॉलीमर बनेगा तो वो बीच में आ जाएगा, और जो कॉर्नर एटम्स है उनका हम लोगों का जो वैलेंसी है वो खाली रह जाएगा। अब हम लोग सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं ये नॉर्मली तब बनते हैं जब हम लोगों के पास बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिससे दो मोनोमर जब जुड़ता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, अल्कोहल या अमोनिया जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। यानी कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स होंगे उसमें हमेशा दो डिफरेंट हम लोगों को मोनोमर्स होगा, और उसमें बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स होना चाहिए, यानी दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप्स होना चाहिए। और जब हम लोग उन दोनों मोनोमर्स को जोड़ेंगे तो उसमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर वो हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम लोगों का बन रहा है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो नायलॉन 6, टेरेलिन या फिर डेक्रॉन, ये सब हम लोगों के जो एग्जांपल्स हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक पॉलीमर देखें नायलॉन 6, तो ये हम लोगों को बनता है हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन, NH2, CH2 और NH2, और साथ ही साथ एडिपिक एसिड जिसमें हम लोग COH फिर CH2 4 टाइम्स और COH। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ता है तो यहां से H हटता है और यहां से OH, तो हम लोगों को यहां पर एक एमाइड ग्रुप मिलता है NH, C डबल बॉन्ड O, और उसी तरह यहां से एक H हटा देंगे तो हमारा NH हो जाएगा, और यहां से लास्ट से भी हम लोग OH हटा देंगे तो ये हमारा नायलॉन 6 हो जाएगा, और यहां पर जो है N मॉलिक्यूल्स जो वाटर के जो है वो यहां पर बाहर निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल होगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो भी हमारे पास जो मोनोमर्स है उनमें बाइफंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे यहां पर भी दो एमाइन के ग्रुप्स हैं और यहां पर दो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स का, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर होगा, यानी कि उनमें जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं उनके बीच में किस ढंग का फोर्सेस है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर हम लोग पॉलीमर्स को चार भाग में बांटते हैं। पहला होता है हमारा इलास्टोमर्स, दूसरा होता है फाइबर्स, तीसरा होता है हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, और चौथा होता है हम लोगों का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो अगर हम लोग सबसे पहला अगर हम लोग यहां पर देखें मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलास्टोमर्स। ठीक है, दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, इन दिस पॉलीमर्स द पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं उनमें पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, जिसके कारण इनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, यानी आप इनको थोड़ा इजीली डिफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सबसे वीकेस्ट है, सबसे कमजोर है। ठीक है, These weak binding forces permit the polymer to be stretched, और इसी वीक फोर्सेस के कारण हम लोग इन पॉलीमर्स को थोड़ा स्ट्रेच हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो बुना S, बुना N या फिर नियोप्रीन, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब एग्जांपल्स हैं इलास्टोमर्स के। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम ही है बुना S, तो बुना का मतलब हो जाता है ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, और S का मतलब होता है एस्टाइरिन। ठीक है, तो बुना S में हम लोगों का अगर देखें तो यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमर होता है, यानी बुना S जो है वो एग्जाम्पल है एक कोपॉलीमर का। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमोपॉलीमर्स और एक दूसरा हमारे कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स में दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जिनके
पास मल्टीपल बॉन्ड्स होता है। तो अगर हम लोग बुना है ना S में देखें तो ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है, ये ब्यूटा 1,3 डाइन है, इसके n मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और ये एस्टाइरिन है, इसके भी n मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी इसके पास आएगा, एक वैलेंसी इसके पास आएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी इसके पास आएगा और एक वैलेंसी इसके पास आएगा, और ये दोनों वैलेंसी बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे CH2 से, फिर CH डबल बॉन्ड CH बीच में आ जाएगा, और फिर यहां पर CH2, और उसी तरह से जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी CH के पास और एक वैलेंसी CH2 के पास आ जाएगा, इसीलिए यहां CH और C6H पाई और यहां पर CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा बुना S का, ठीक है। तो अगर हम लोगों को पहचानने आएगा कि इलास्टोमर्स है ना कौन कौन से हैं, तो जिसमें भी अगर हम लोग देखें कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, जैसे यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो पॉलीमर बनाएगा वो एग्जाम्पल होगा किसका, इलास्टोमर्स का, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें बुना N, तो बुना N का मतलब होता है ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकंड देखें बुना N, तो ये तो N मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन का, और ये होता है हमारा एक्राइलोनाइट्राइल, है ना, विनाइल साइनाइड को ही हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। तो उसी तरह जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहां से एक CH2 का वैलेंसी खाली रहेगा और एक CH का, और यही कारण है कि यहां स्टार्ट हो जाएगा CH2 से, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, और ये जुड़ जाएगा इस CH2 से, और यहां पर फिर से एक यहां पर CH के नीचे CN लगा रहेगा, और इस तरह से हम लोगों का एक पॉलीमर बनेगा। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया बुना N का, ठीक है। उसी तरह एक एग्जाम्पल है हम लोगों का नियोप्रीन। तो ये सब जो है ये सब हमारे पास सिंथेटिक रबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नियोप्रीन देखें तो नियोप्रीन जो है वो जिस मोनोमर से बना है उसको हम लोग क्लोरोप्रीन कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो नियोप्रीन है ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब है कि ये एक एडिशन पॉलीमर है, लेकिन इसमें एक ही हम लोगों के पास मोनोमेरिक यूनिट है। तो क्लोरोप्रीन का अगर हम लोग यहाँ पर IUPAC नेम ले तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 मेंबर्ड का हमको रिंग मिलेगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, तो क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन का जब N यूनिट आपस में जुड़ेगा हम लोगों का तो नियोप्रीन बनेगा। तो इसमें यहां पर एक वैलेंसी CH2 के पास आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी C के पास, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी CH के पास और एक वैलेंसी CH2 के पास। तो ये C और ये CH यहां पर बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, ये CH2 का एक वैलेंसी खाली रहेगा जो कि किसी दूसरे मोनोमेरिक यूनिट से जुड़ेगा। तो यहां पर CH2 CCl डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 और इसका N यूनिट आपस में जुड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग नियोप्रीन बोलते हैं, है ना। नियोप्रीन पॉलीमर होता है, जबकि मेरा जो क्लोरोप्रीन है वो हम लोगों का मोनोमर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब जो है वो हमारे इलास्टोमर्स हैं, जो कि रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं और जिनमें सबसे कमजोर जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इनको हम लोग आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे पॉलीमर्स का, जो होगा हम लोगों का फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। तो फाइबर्स जो है वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनसे हम लोग थ्रेड यानी धागा बनाते हैं, ठीक है, विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। तो इनका जो ये जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है और इनका मॉड्यूलस भी ज्यादा होता है, यानी ये जो है ये अपने डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स हैं, इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण इनका जो क्लोज पैकिंग होता है जिससे इनमें जो है वो क्रिस्टलाइन जो है वो नेचर डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पॉलीमर्स है वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस
also lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature। ठीक है, तो फाइबर्स क्या हो गए, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स हो गए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई मॉड्यूलस होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिनके कारण इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो जिससे हम लोग कहते हैं कि इनमें क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो डेवलप करता है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे एग्जांपल्स होंगे पॉलीएमाइड्स, ठीक है, जैसे कि नायलॉन 66 या फिर पॉलिएस्टर जैसे कि हमारा टेरिलीन, जिसको हम लोग डेक्रॉन भी बोलते हैं। यानी ये जो फाइबर्स होंगे ये हमेशा हम लोगों का कंडेंसेशन पॉलीमर्स होगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है कि ये जब हम लोग दो मोनोमर्स को आपस में मिलाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों का बाहर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं पॉलीएमाइड्स, एमाइड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन के रिएक्शन से बनता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एमाइन से H हट जाता है तो एमाइड बनता है। उसी तरह पॉलीएस्टर्स, यानी कि हम लोगों को एस्टर ग्रुप होना है, और एस्टर कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और अल्कोहल में से H हटता है तब हम लोगों को पॉलीएस्टर्स मिलता है। तो जो फाइबर्स के जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स होंगे। तो यहां पर हम लोग कुछ फाइबर्स के एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा हमारा नायलॉन 66। तो अगर नायलॉन 66 अगर हम लोग देखें तो ये बना होता है दो मोनोमर्स, इसके लिए हम लोगों को चाहिए, एक हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, और दूसरा एडिपिक एसिड। तो यहां पर जो NH2 ग्रुप रहता है उसमें से H हटता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसमें से OH, और इसीलिए जब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं तो NH इसमें से एक H हटा देते हैं और ये CH2 6 टाइम्स हो जाता है, फिर NH C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 4 टाइम्स और C डबल बॉन्ड O। तो नायलॉन 66 जो है वो एक पॉलीएमाइड्स का जो एग्जांपल है, जो कि एक प्रकार का फाइबर होता है। दूसरा अगर हम लोग देखें नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 हम लोग बनाते हैं बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। कैप्रोलैक्टम जो है वो एक हम लोगों का साइक्लिक एमाइड होता है, ठीक है, तो जिसमें अगर हम लोग देखें तो CH2 जो है ये हमारा है ना 5 टाइम्स होता है और NH C डबल बॉन्ड O। तो जब हम लोग इस एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बीच वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन आएगा और यहां पर OH, यानी हम लोगों को यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा एक तरफ और एक तरफ NH2, और इसके फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू करेंगे, जहां से NH2 में से H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा। तो ये हम लोगों का नायलॉन 6 का एग्जाम्पल हो जाएगा। नायलॉन 6 भी एक पॉलीएमाइड होता है, नायलॉन 66 भी एक पॉलीएमाइड होता है, और दोनों जो है वो हम लोगों का एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। बस यहां पर क्या है कि इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल्स जो होंगे सारे मोनोमर्स एक समान है, कैप्रोलैक्टम का ही निकला है, जबकि यहां पर जब नायलॉन 66 के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों का दो अलग अलग हम लोगों का मोनोमर्स है। अब हम लोग एक थर्ड और एग्जांपल देखेंगे, जो कि एग्जांपल होगा पॉलीएस्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रॉन। तो टेरिलीन और डेक्रॉन में भी हम लोग दो डिफरेंट मोनोमर लेते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों के पास एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH और फिर CH2OH, तो ये CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है और ये CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेंजीन है और दो COH ग्रुप जो है वो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है टेरेथैलिक एसिड। तो टेरेथैलिक एसिड में से TERE हम लोगों ने लिया और एथिलीन ग्लाइकॉल में से ENE लिया, और इसलिए इसका नाम हो गया टेरिलीन या फिर डेक्रॉन। तो ये एक प्रकार का पॉलीएस्टर होता है, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे तो इस अल्कोहल में से H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा, तो यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ से O में से एक H हटा दिए, ये किसी दूसरे C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पर CH2 फिर ये OH में से H हटाए और कार्बोक्सिलिक एसिड में से C डबल बॉन्ड O रहने दिए और OH हटा दिए, तो यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप हम लोगों को बनी है, और यहाँ से फिर लास्ट में एक C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा और उसका OH ग्रुप जो है वो हम लोगों का हट जाएगा। तो जो फाइबर हो गए
ये हम लोग देखें कि फाइबर जो है वो तो या तो पॉलीएमाइड्स होते हैं और या तो फिर पॉलिएस्टर्स होते हैं। तो फाइबर्स का हमारे पास 3 एग्जांपल है, ठीक है। एक हमारा नायलॉन 66 हो गया, दूसरा नायलॉन 6 हो गया और तीसरा हम लोगों का टेरेलिन या फिर डेक्रॉन हो गया। टेरेलिन या डेक्रॉन एक पॉलिएस्टर है, जबकि अगर हम लोग देखें यहां पर नायलॉन 66 या फिर नायलॉन 6 तो ये हम लोगों का पॉलीएमाइड है। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे जो होगा हम लोगों का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो लीनियर चेन पॉलीमर्स है या फिर स्लाइटली ब्रांच चेन पॉलीमर्स हैं, जो रिपीटेडली जो होते हैं वो सॉफ्ट होते जाते हैं अगर हम लोग उसको हीट करेंगे और हार्ड होते जाएंगे अगर हम लोग उसको कूल करें। यानी हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने से हार्ड हो जाते हैं, और ये हम लोग बार बार उनके साथ कर सकते हैं। और इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो फाइबर से थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन हम लोगों का जो इलास्टोमर्स है उससे ज्यादा होता है। यानी ये इंटरमीडिएट रेंज में आते हैं, फाइबर से कम लेकिन इलास्टोमर्स से ज्यादा। और ये जो पॉलीमर्स है वो हम लोगों का एडिशन पॉलीमराइजेशन से हम लोगों का बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स तो हम लोग कहेंगे कि दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, है ना, एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। यानी जब हीट करें तो सॉफ्ट हो जाए और अगर हम लोग कूल करें तो हार्ड हो जाए, ठीक है। These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. Elastomers और fibers के बीच में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो पॉलीथीन हो गया या पॉलीएस्टाइरीन हो गया या फिर पॉलीविनाइल्स हो गया, तो ये सब हमारे एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट देखें पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में जो हमारा मोनोमर होता है वो इथीन होता है, और उसका जब n मॉलिक्यूल्स हम लोग पॉलीमराइज करेंगे तो हम लोगों को पॉलीथीन हम लोग को बनेगा। यहां पर CH2 n यूनिट्स आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का कैसा एग्जांपल है, होमोपॉलीमर्स का, क्योंकि इसमें जो मोनोमर्स है वो सब एक समान है, आइडेंटिकल मोनोमर्स हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को ही हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका मोनोमर होता है वो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, और जब हम लोग उसको कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पर हीट करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट होता है टेफ्लॉन में, ठीक है, जहां पर CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और ऐसे ऐसे n यूनिट्स जो है वो आपस में हम लोगों का जुड़ा रहेगा। यानी सबका हम लोगों को मोनोमर याद होना चाहिए। जैसे अगर कहेगा टेफ्लॉन तो हम लोगों को समझना है कि टेफ्लॉन का जो मोनोमर है वो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग देखें पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो एक्राइलोनाइट्राइल हम लोग किसको बोलते हैं, विनाइल साइनाइड को कहते हैं। तो अगर उसके n मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो हम लोगों को एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम लोग, है ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कहेंगे। तो n टाइम्स अगर CH2 डबल बॉन्ड CHCN अगर आपस में जुड़े तो यहां से हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो यहां पे CH2 का एक वैलेंसी खाली हो जाएगा और एक वैलेंसी CH का खाली हो जाएगा, और ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स आपस में हम लोगों का जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह हम लोग एक और देख सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, जिसको हम लोग PVC बोलते हैं, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी ये बना होता है विनाइल क्लोराइड से। तो विनाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर हुआ, और इसका जब n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ा रहेगा तो हम लोगों को यहाँ पर PVC मिलेगा, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर हम लोग इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक वैलेंसी इसका खाली हो जाएगा और एक वैलेंसी हम लोगों का CH का खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग n मॉलिक्यूल्स इथीन का लेंगे और उसको पॉलीमराइज करेंगे तो हमको पॉलीथीन मिलेगा। पर यहां पर पॉलीथीन भी दो प्रकार का होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो स्लाइटली ब्रांच्ड होता है, जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो लीनियर चेन पॉलीमर्स है। तो जब हम लोग पॉलीथीन को हीट करते हैं तो क्या होता है कि अगर यहां से कोई हाइड्रोजन हट गया H और उसके जगह कोई एल्कीन जुड़ गया तो इधर एक ब्रांच बनना शुरू हो जाएगा, तभी हम लोगों का लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन देखें तो पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो अगर हम लोग पॉलीथीन
को बनाने के लिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इथीन लेंगे, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, और उसको हम लोग हीट करेंगे 350 टू 570 केल्विन पर, है ना, और अंडर हाई प्रेशर 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तब जाकर हम लोगों को एलडीपी मिलेगा, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा। ये जो पॉलीथीन है वो केमिकली इनर्ट होता है ना, इट इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जो हम लोगों को फ्लेक्सिबल बॉटल्स या पाइप्स बनाना होता है, जिसको हम लोग स्क्वीज कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली अगर हम लोग देखें तो पुअर कंडक्टर है, तो हम लोग इनका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर, कैरिंग वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर के को अगर हम लोग को इंसुलेटर अगर एक उसके ऊपर में अगर हम लोगों को लपेटना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ क्या फ्लेक्सिबल पाइप्स के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी जब हम लोग इथीन को हाई प्रेशर यानी 1000 टू 2000 है ना एटीएम पर है ना, और साथ ही साथ टेम्परेचर रेंज 350 टू 570 है ना केल्विन पर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमको लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम लोग को कब मिलता है, तो जब हम लोग इथीन को है ना हीट करते हैं कैटलिस्ट के साथ। और यहां पर जो कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं वो कहलाता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, C2H5 होल थ्राइस Al एंड TiCl4। तो अगर हम लोग जिगलर नेटा कैटलिस्ट के साथ इसको हीट करते हैं, है ना, 333 टू 343 केल्विन पर अंडर 6 टू 7 एटमॉस्फेयर, और हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, तब हम लोगों को इथीन जो है वो HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है, जो कि लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। और ये थोड़ा टफ और हार्ड होता है कंपेयर टू किसके, लो डेंसिटी पॉलीथीन के, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड हैज अ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। इट ऑल्सो केमिकली इनर्ट, है ना, एंड मोर टफ एंड हार्ड। इसीलिए अगर हम लोगों को बकेट्स बनाना है या बॉटल्स बनाना है जिनका टफनेस अगर हमको ज्यादा चाहिए, तो हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, पाइप्स एंड बॉटल्स, ठीक है। तो हम लोगों का पॉलीथीन जो है दो प्रकार का हो गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो केमिकली इनर्ट है हम लोगों का, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर के इंसुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो ज्यादा थोड़ा टफ है, हार्ड है, तो उससे हम लोग बकेट्स, डस्टबिन, ये सब जो है वो हम लोग बनाते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिसको हम लोग जिगलर नेटा कैटलिस्ट हम लोग कहते हैं। अब हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे, जो होगा हम लोगों का थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, यानी इनमें ब्रांचिंग बहुत ही ज्यादा होता है। थर्मो जो प्लास्टिक पॉलीमर्स थे उनको जब हम लोग हीट करते थे तो वो सॉफ्ट हो जाते थे और कूल करने पर हार्ड हो जाते थे। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स है, जब इनको हम लोग हीट करेंगे तो ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग में जाएंगे। इसका मतलब है कि जो एडजेसेंट जो हमारा पॉलीमेरिक चेन होगा उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ये हार्ड हो जाते हैं। यानी हम लोग इनका बार बार जो है वो रीयूज नहीं कर सकते हैं, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक थे उनका हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross linking। यानी जब हीटिंग करते हैं तो इनके पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो है एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है, मतलब बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स हम लोगों का मजबूत होता है, इसलिए जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में है, फिर फाइबर्स में है, उसके बाद हम लोगों का थर्मोप्लास्टिक होता है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा इलास्टोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में होगा, फिर फाइबर्स में होगा, फिर थर्मोप्लास्टिक में होगा और लास्ट में आते हैं इलास्टोमर्स। तो जब इनको हम लोग हीट करते हैं तो ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग में जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल, और फिर ये हार्ड हो जाते हैं। तो इनका उसके बाद से फिर ये सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं और इनका हम लोग दोबारा रीयूज नहीं कर पाते हैं, है ना। दिस कैन नॉट बी रीयूज। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो बेकेलाइट या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स जो है ये एग्जांपल्स है हम लोगों के थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के। तो हम लोग अब थोड़ा बेकेलाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले, है ना, बेकेलाइट के लिए हमारे पास फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H+ या OH-, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग H+ रखेंगे तो ये H+ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर खुलेगा, यानी हम लोग इस डबल बॉन्ड को O- लिख सकते हैं और कार्बन पर प्लस लिख सकते हैं। O-H+ लेकर क्या हो गया, OH हो गया और ये कार्बन पर प्लस आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाता है अपने ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अगर OH लगा हुआ है। तो इसीलिए यहां से हम लोग सोच सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है CH2 कार्बन पर प्लस और यहां पर OH, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो अगर हम लोग फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराए तो ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH लग गया। चूंकि OH जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, इसीलिए CH2OH हमारा पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है और फिर ऑर्थो पर भी लग सकता है, यानी तीनों पोजीशन पर हम लोगों को लग सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का रिएक्शन हुआ फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का इन प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर OH-। नोवोलैक जो होता है वो हम लोगों का इन्हीं मोनोमर्स का जो है वो लीनियर चेन पॉलीमर्स होता है, ठीक है। तो नोवोलैक जो है वो लीनियर चेन पॉलीमर्स है, हमारा फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों जो मोनोमर्स मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि नोवोलैक जो है वो बनता कैसे होगा, तो अगर OH और CH2OH है तो हम लोग यहां पर अगर H+ दें तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये यहां से हमारा OH हट रहा है OH, और एक एडजेसेंट, है ना, जो हमारा बेंजीन रिंग है उससे उसके ऑर्थो पोजीशन से H हट रहा है। तो ये यहां से OH और यहां से H हटेगा और वाटर हट जाएगा, यानी ये कंडेंसेशन हमारा पॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया। तो जब हम लोग इसको H+ के साथ हिट किए तो यहां से OH हट गया, तो यहां से OH हट गया और एडजेसेंट जो हमारा, है ना, मोनोमर है उससे H हटा, तो CH यहां से OH और यहां से H हट के वाटर हट गया और ये CH2 इसके साथ जुड़ गया। फिर उसी तरह से इसका जो OH ग्रुप है वो एडजेसेंट वाले से H को हटा के CH2 से जुड़ गया और ऐसा हमारा एक लीनियर चेन बन जाएगा। तो इसी को हम लोग नोवोलैक बोलते हैं, ठीक है। अगर इस नोवोलैक को फिर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करें, ठीक है, तो फिर ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग में जाएगा और तब ये बेकेलाइट स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर हम लोग नोवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड, है ना, मास कॉल्ड बेकेलाइट एंड इट इज यूज्ड, और बेकेलाइट का हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग कॉम्स, है ना, कंघी बनाने में, या फोनोग्राफ जो है रिकॉर्ड जो हम लोग सुनने में काम आता है, एंड इलेक्ट्रिकल, है ना, स्विचेस। तो जो बेकेलाइट है वो और भी ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो जैसे नोवोलैक में ये लीनियरली यहां पे जुड़ा हुआ था, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहां से उठाएं, अगर इस स्ट्रक्चर को, तो ये OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है और OH यहां पर भी है। तो ये वाला जो अगर स्ट्रक्चर हम लोग ले तो ये इधर से भी जुड़ सकता है पॉलीमर, इधर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। उसी चीज को यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये इधर से भी किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये फिर यहां से OH हटा और यहां से H हटा, और यहां से भी OH हटा और OH के ठीक पैरा पोजीशन से हम लोगों का H हट गया। तो यहां पर ये एक्सटेंसिव जो है ये हम लोगों का क्रॉस लिंकिंग होना शुरू कर गया। तो ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, बेकेलाइट का, ठीक है। तो यहां से भी हम लोगों का ऑर्थो से भी यहां पर, है ना, हम लोगों का अटैचमेंट हो गया और इधर पैरा से भी हमारा
अटैचमेंट होना शुरू हो गया। तो इसीलिए इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है हम लोगों का बेकेलाइट स्ट्रक्चर में। नोवोलैक जो है वो इसी का स्ट्रेट चेन पॉलीमर हो गया, है ना, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, जबकि बेकेलाइट जो है वो 3 डायमेंशनल हम लोगों का यहां पर, है ना, अरेंजमेंट हो गया। उसी तरह दूसरा जो हम लोग ले सकते हैं वो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो पॉलीमर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग मेलामाइन कहते हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो जिस तरह से हम लोग फेनॉल रखे थे तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहां से जो H है वो हटकर OH के पास जा रहा है और ये जुड़ जा रहा है हमारा, ठीक है, CH2OH। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो NH2 है और यहां से हम लोगों का फॉर्मल्डिहाइड है, तो हम सोच सकते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन हट रहा है और वही जुड़ जा रहा है हमारा CH2OH से। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर यहां पर बनाएंगे तो हम लोग सोच सकते हैं कि इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और फॉर्मल्डिहाइड में जो है यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा और ये O- हो जाएगा और फिर नाइट्रोजन में से एक H+ हटकर OH आ जाएगा। तो जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराए तो ये यहां पर NH और फिर CH2OH हो गया। तो ये हम लोगों का रेजिन इंटरमीडिएट बना, ठीक है। उसी तरह कुछ इस तरह पे भी रिएक्शन हो रहा होगा, इस तरफ भी रिएक्शन होगा। तो अगर ये इसी तरह से, अब अगर हम लोग यहां पर OH देख रहे हैं और इसी का अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो उसमें से अगर हम यहां से H हटा देंगे तो यहां से OH और यहां से H हट जाएगा तो हम लोगों का H2O बाहर निकल जाएगा। तो उस तरह से इधर से भी ब्रांचिंग होना शुरू होगा, इधर से भी ब्रांचिंग होना शुरू होगा और इधर से भी ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहां पर, है ना, इधर से भी, है ना, NH है तो यहां से भी हम लोग को कोई जुड़ा हुआ हो सकता है CH2, ठीक है, जैसे यहाँ पे NH जुड़ा हुआ है CH2 तो यहां से भी NHCH2 जुड़ा हुआ सकता है, यहां से भी NHCH2 जुड़ा हो सकता है। तो यहां से क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है ये एग्जांपल है हम लोगों का थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का। जो थर्मोप्लास्टिक है उनको हम लोग हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, कूल करते हैं तो हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है और वो हार्ड हो जाते हैं और वो दोबारा सॉफ्ट नहीं होते। इसके कारण हम लोग उनको दोबारा जो है वो रीयूज हम लोग नहीं कर पाते। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर जो हमारे पॉलीमर्स है वो 4 प्रकार के हैं। एक हम लोगों का हो गया इलास्टोमर्स, दूसरा हो गया फाइबर्स, तीसरा हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक और चौथा हो गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो अगर हम लोग यहां पर ऑर्डर ऑफ अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस कि किसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलेगा थर्मो, है ना, सेटिंग पॉलीमर्स में, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में। उसके बाद हम लोगों का जो मिलेगा वो फाइबर्स में मिलेगा। उसके बाद हम लोगों का थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में मिलेगा। और सबसे कम जो फोर्स है वो हम लोगों का इलास्टोमर्स में मिलेगा। तो ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अब हम लोग नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रबर जो होता है वो एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन। तो अगर हम लोग यहां पर देखें नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर में बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन जिसको कहते हैं 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो हम लोग, है ना, नेचुरल रबर को ही cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, यही हमारा मोनोमर है। अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी यहां पर आएगा, एक वैलेंसी यहां पर आएगा, फिर इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक वैलेंसी यहां आएगा, एक वैलेंसी यहां आएगा, और ये दोनों वैलेंसी जो है यहां और यहां का मिलके यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 और ये CH2 एक तरफ आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग सिस बोलते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन का CH3 यहां है, इसी के साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है और फिर ये कार्बन कार्बन यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर कार्बन जो है वो H से जुड़ा हुआ और CH2, और ये दोनों एक ही तरफ हम लोगों का जुड़ा हुआ है,
है ना, इसीलिए हम लोग इसको सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल हम लोगों का रबर होता है। अगर हम लोग देखें तो जो सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो ये जो नेचुरल रबर्स के जो चेन्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण, एंड हैज अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और इनका जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये, है ना, दस इट कैन बी स्ट्रेच लाइक ए स्प्रिंग, जिसके कारण इनको हम लोग स्प्रिंग की तरह, है ना, स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है। तो जो नेचुरल रबर है अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम लोग इसको, है ना, कूल करते हैं तो ये हम लोगों का ब्रिटल हो जाता है। साथ ही साथ जो नेचुरल रबर है उस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से, है ना, अटैक कर सकते हैं, और नेचुरल जो रबर होता है उनका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। तो हम लोग इन सब प्रॉपर्टीज को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, हम रबर को थोड़ा टफ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल रबर के साथ हम लोग सल्फर और एक एप्रोप्रिएटिव एडिटिव ऐड करते हैं, जिससे सल्फर क्या करता है कि वो जो चेन के जो रिएक्टिव साइड्स है, यानी जो डबल बॉन्ड है, उसके जगह वो कोवैलेंट बॉन्ड सल्फर बनाना शुरू करता है, यानी क्रॉस लिंकिंग करना शुरू करता है, जिसके कारण जो है रबर जो है वो स्टिफ हो जाता है और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इंप्रूव हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज द प्रोसेस of the heating of natural rubber with sulfur and an appropriative additive at a temperature range between 373 to 415 Kelvin to improve its physical properties। ठीक है, यानी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रबर को सल्फर और एक एप्रोप्रिएटिव एडिटिव के साथ हीट करते हैं इन टेम्परेचर रेंज 373 to 413 Kelvin 15 Kelvin to improve its physical properties। सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहां पर डबल बॉन्ड पहले बना रहा था कार्बन कार्बन, और यहां पर भी डबल बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब यहां पर ये क्या हो गया कि ये डबल बॉन्ड हम लोगों का यहां पर टूट गया और सिंगल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड का जो वैलेंसी है वो अब सल्फर के साथ जुड़कर यहां क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो गया है। ठीक है, एंड दस रबर गेट्स स्टीफेंड, और जिससे रबर जो है वो हम लोगों का स्टिफ हो जाता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है रबर का वो हम लोगों का इंप्रूव हो जाता है। अब हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम लोग किसी एंजाइम की सहायता से आसानी से डिकम्पोज हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पॉलीथीन होता है ना, उसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे पॉलीमर्स का खोज कर रहे हैं जो आसानी से जिसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं ताकि वो पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट ना करे। द पॉलीमर्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन रैपिडली बाय एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, जिनको एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के द्वारा आसानी से डिकम्पोज किया जा सके उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं, और ये एग्जांपल होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है वो हम लोगों का होता है PHBV, यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो इसमें हम लोगों को दो मोनोमर्स होता है, एक होता है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इसमें हम लोगों का एसिड ग्रुप है और अल्कोहल है। तो जब भी हम लोग इसको कंडेंस करेंगे तो अल्कोहल में से H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा और हम लोगों का एक एस्टर फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहां से हम लोग H हटा रहे हैं तो यहाँ पर O आ गया, O जुड़ा हुआ है CH से, फिर CH जुड़ा हुआ है CH3 से, फिर यहाँ पर आ गया CH2 जुड़ा हुआ रहेगा C डबल बॉन्ड O के साथ, यहां से OH हट चुका है और वो फिर अल्कोहल के O से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर ये O जुड़ा हुआ है किससे, CH से, CH जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से, और फिर यहाँ पर CH2 और बाद में फिर C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से हम लोगों का चेन जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये हम लोगों का पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है जिसको हम लोग PHBB बोलते हैं।
दूसरा जो है वो हमारा नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग मोनोमर्स यूज करते हैं वो ग्लाइसिन होता है, NH2CH2COOH, और साथ ही साथ एमिनो कैप्रोइक एसिड यानी NH2CH2 5 टाइम्स और COH। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एमाइन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब इसका कंडेंसेशन होगा तो हम लोगों का जो है एमाइन में से H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा, और यहां पर हम लोगों का एमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हम लोग H हटाएंगे, NH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, इसमें से OH हटा दिए और इसमें से H, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O NH हो गया। फिर CH2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स, और यहां से C डबल बॉन्ड O N। इसी को हम लोग नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो ये हमारा दो जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है।